हेलो बेटा, हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार इस जो लेक्चर में हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, जो भी बातें हमने देखी हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में भी सारी चीज़ें देखी हैं। तो इनको एक साथ जितने भी क्वेश्चंस किए थे अभी तक उनको एक साथ देखने वाले हैं। देखिए क्या क्या हमने देखा था कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, velocity as a function of time, acceleration as a function of time, और acceleration as a function of v, acceleration as a function of x, और आपके पास velocity as a function of x। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस किए। जस्ट मैं ओवरव्यू देना चाहता हूं कि अगर ये क्वेश्चंस एक साथ अगर आते हैं, जैसे जो भी क्वेश्चन आता है तो उनको कैसे हमें सोचना है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए मैंने यहां से बोला कि हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, जैसे पोजीशन को दिया है हमारे पास 2t माइनस का टी स्क्वायर। अब इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? तो फाइंड तो तुम डिस्टेंस भी कर सकते हो, ठीक है, फाइंड तुम डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो, फाइंड तुम यहां पर वेलोसिटी कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसमें। और साथ में स्पीड फाइंड कर सकते हो, एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो, और साथ में एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ये सारी चीजें तुम फाइंड कर सकते हो। तो याद करिए हमने सबसे पहले अगर इसको देखा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या देखा था कि हम किसी भी टाइम पर, जैसे मान लो हमने बोला कि टाइम इंटरवल हमको चाहिए, तो टाइम इंटरवल हमने ले लिया t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमने क्या सोचा था इसमें कि हमने बोला था कि अगर हमारे पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है और अगर बीच में नेगेटिव साइन दिया है तो ध्यान रखना, हो सकता है ये बात कि पार्टिकल सीधे जाके वापस भी लौटाओ, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पार्टिकल सीधा ही चलता है, तो फिर आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। लेकिन अगर नेगेटिव दिया है तो हो सकता है पार्टिकल वापस लौटा हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकती है। तो फिर हमने क्या देखा था, पहले आप टी की वैल्यू 0 रखो, फिर वो पोजीशन लिखो, फिर आप ये देखो पार्टिकल किस टाइम पर रुकता है, वो टाइम के लिए पोजीशन निकालो। फिर क्या देखा था हमने, जिस टाइम पर हमें लास्ट दिया गया है वहां की पोजीशन क्या है। तो स्टार्टिंग से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच का हम लोग देखते थे डिस्प्लेसमेंट, और जिस पाथ को फॉलो किए हैं वो हमारी डिस्टेंस। अच्छा, अब एवरेज स्पीड और एवरेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर हो गया एवरेज आपकी स्पीड। तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, कितने समय के लिए देखा जा रहा है, तो हो गया t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 के लिए। तो आप 3 रख दीजिए नीचे टाइम। और ऐसे ही अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे लिए हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया है उसमें टाइम पर डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, आपको अगर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, इसके लिए एक बार डिफरेंशिएशन करिए dx बाई dt, और ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस का 2t। जिस टाइम पर चाहते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस टाइम को रख दीजिए, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाए तो स्पीड हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसी का मॉड होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बातें पीछे हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो ये तो वेलोसिटी बन गई, और इसी वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी और इसी का मॉड अगर ले लोगे तो हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, तो आपको ये तरीका बताया था, और उसका अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। कुल मिला के ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर केस के लिए ये सोचना है। अब इससे हटके क्या क्वेश्चन आएगा, इससे हटके कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। एक मेथड मैंने और बताया था आपको कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड का यूज करते हैं, किया था हम लोगों ने, यूज भी किया था। तो ध्यान रखना है इस बात को कि आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू भी रखोगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। जैसे पोजीशन हमारे पास दी है और अगर हम इससे फाइंड करना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको करना क्या है, आप स्टार्टिंग जैसे v निकालो,
और मैंने इस टाइम इंटरवल के लिए बोला, तो तुम क्या करोगे, v1 मतलब t1, तो 0 रख दो, यहां से आ जाएगा 2, और v2 कितना हो जाएगा, t की वैल्यू रख दो 3, तो 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस का 4। तो अब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये सॉरी ये तो एवरेज एक्सीलरेशन बन जाएगा। एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसके लिए, तो हमारे लिए हो जाएगा v2 माइनस का v1 अपॉन t2 का माइनस t1। अब टाइम तो हमारे पास ये 3 दिया है, मतलब 3 माइनस का 0, और ये माइनस का 4 माइनस का 2, ये आपके पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर उनका एवरेज फाइंड किया जाए तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट जब हम बात करते हैं जो स्केलर क्वांटिटी उनका एवरेज फाइंड करना, जैसे तुम्हें स्केलर में एक ही बनेगा आपका जो कि है तुम्हारा एवरेज स्पीड। अच्छा डिस्टेंस को भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस को भी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब समझिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन जोड़नी होती है, तुम किसी भी पाथ पे चलो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है कि कहां से स्टार्ट किया कहां पे खत्म किया, और रास्ता बीच में तुम कोई भी सिलेक्ट करो, कुछ भी करो, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सीधा ये लाइन ही देखेंगे। तो सीधी सी बात है, फिर कोई भी पाथ तो क्या फर्क पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इंटीग्रेशन ना भी करेंगे तो चलेगा। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे नीट गए, जो यहां पर वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स से बचना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली है कि आप डायरेक्ट भी रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जेई वाले बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनका तो टॉपिक ही है मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो कोई तकलीफ नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया दोनों है, लेकिन शॉर्ट तरीका तो यही है जो मैंने आपको बोला, डायरेक्ट वैल्यू रखिए आंसर निकालो, ठीक है। अच्छा और सुनिए, तो डिस्टेंस के लिए और आप एवरेज स्पीड के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जैसे हमने तो अभी दे दिया हमारे पास x एज ए फंक्शन ऑफ t, क्योंकि पार्टिकल अपना लोकेशन जो चेंज कर रहा है वो x में ही चेंज कर रहा है और टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो पाथ तो लाइन स्ट्रेट लाइन मिल गई है, तो उसमें निकालना थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने x को अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे दिया जाए, तो फिर सोचिए कि पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन पर जैसे दे दिया, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल कि x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, मान लो ऐसे कुछ दे दिया, तो तुम जानते हो साइन का कर्व तो ऐसे होता है। अब साइन का कर्व अगर ऐसे होता है तो पार्टिकल कोई सीधे पाथ पे तो चल नहीं रहा है, तो फिर इसके लिए हमारे लिए डिस्टेंस और एवरेज स्पीड निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा होता है। बहुत ऐसे केसेस बनेंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व दे दिया जाए, लॉग का कर्व दे दिया जाए, तो इंटीग्रेशन हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। फिर समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है और डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड होती है। तो पाथ डिपेंडेंट वाली चीजों के लिए आप इंटीग्रेशन ही करें, मेरा एक सुझाव ये। बाकी आप एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज स्पीड के लिए, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, इनके लिए आपको इंटीग्रेशन ना भी करेंगे तो चलेगा। जो बातें मैंने बोली हैं इसीलिए मैं सारी चीजों को एक साथ लेके आया हूं और ये चीज समझा रहा हूं। इस वीडियो को का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी तक जितना पढ़ा है उनका सबको एक साथ निचोड़ दे रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन आपको डिस्टेंस जनरली निकालना किससे, इंटीग्रेशन मेथड से मैंने आपको बताया था, आप उससे इसे यूज करना तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा। डिस्टेंस निकालते कैसे थे, डिस्टेंस का निकालने का मतलब पहले आप स्पीड निकालिए, और स्पीड का मतलब पहले वेलोसिटी निकालो, इसका लो मॉड, और मॉड से फिर इंटीग्रेट करिए और फिर हमारे आ जाता है डिस्टेंस। इसी तरीके से हमने ये सारे पैरामीटर, सारी चीजें हमने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, वो ये। आगे सुनिए, जैसे मैंने बोला अगला कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया, मान लो सपोज टी स्क्वायर माइनस का 4t दिया, मान लो हमारे पास ये दिया, और हम चाहते हैं कि इसके लिए सारी चीजें निकाली जाए जो पीछे निकाली थी। तो भैया आप क्या करेंगे, देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो भी आप यहीं से निकाल सकते हो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भी यहीं से निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें टाइम इंटरवल देना पड़ेगा कि कितने समय से स्टार्ट हुआ है और कितने समय तक खत्म हुआ। तो पीछे वाले क्वेश्चन याद करिए, क्योंकि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो लिमिट लगाते ना, लोअर से अपर लिमिट, मतलब स्टार्टिंग टाइम और फाइनल टाइम। तो आपको टी मैंने टाइम इंटरवल दे दिया, टाइम इंटरवल टी की वैल्यू 0 टू टी की वैल्यू 2 सेकंड, मान लो मैंने ऐसा कुछ दे दिया। इस पर हमें ये चीजें देखनी है,
अब भैया मैंने क्या क्या देख सकता हूँ, जो पुराना मैंने लिखा था आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, अगर अकेला स्पीड लिखा है या अकेला वेलोसिटी लिखा है मतलब इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सब कुछ फाइंड कर सकते हो आप यहां से फिर से। तो भैया क्या करोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो टी की। जैसे इंस्टेंटेनियस फाइंड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइम पर। तो मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस तुम्हें फाइंड करना है टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो आप डायरेक्ट रखो उसमें टी की वैल्यू 1, तो आ जाएगा आपके पास -3 मीटर पर सेकंड। अब ये -3 मीटर पर सेकंड का ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड। और किसी टाइम पर चाहते हो तो वो टाइम वैल्यू रख दीजिए, तो वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है 1 सेकंड पर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, प्लस का 3 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला था आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड होती है। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आई है इस टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, -3, है ना। तो आप ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3 मीटर पर सेकंड। फिर हमने बोला कि हमको निकालना है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, एक बार कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो आपके पास आ जाएगा 2t - का 4। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस टाइम पर चाहते हो, तो वो t की वैल्यू रख दीजिए, तो वहां का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करोगे, v2 - v1 अपॉन का t2 - t1। तो t1 मतलब v1, तो t की वैल्यू 0 रख दो तो v1 आ जाएगा 0, t की वैल्यू 2 रख दो तो आ जाएगा -4। तो यहां पर रख दीजिए और टाइम नीचे कर दीजिए, आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आ गई। ठीक है, और आपको अगर इस यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमने आपको बोला था कि इसको बैक में लेके जाइए। बैक का मतलब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अच्छा, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले किया था, फिर उससे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, जैसे सपोज 2t - का 1 लिखा। अब तुम्हें इसमें सब चीजें फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट यहीं रख दीजिए t की वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप इसे पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी फिर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गया, तो फिर वेलोसिटी v2 - v1 अपॉन t2 - t1, मतलब दो टाइम दिए हो, स्टार्टिंग टाइम और फाइनल टाइम, तो वहां का v1 आ जाएगा और v2 आ जाएगा, और अब वो निकाल के वैसे ही कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आप इसका इंटीग्रेशन से जो आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका बताओ, v आ जाएगा हमारे पास t² - का t। अभी आ जाएगा इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसी से अगर तुम्हें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो क्या करोगे, तो t³ - का t²/2, ये आपका आ गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो भी चाहिए सब कुछ आप यहीं से निकाल देंगे, डायरेक्ट निकालो इससे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। इससे क्या क्या निकाल सकते हो, इससे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, इससे और क्या कर सकते हो, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो इंस्टेंटेनियस, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हो। इससे क्या फाइंड कर सकते हो, इससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, पुरानी चीजें सारी आ रही हैं। इससे क्या कर सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और इससे क्या फाइंड कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। इससे और क्या फाइंड कर सकते हो, एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो। सारी बातें पुरानी वाली आ गई। देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन, सब चीजें लिंक बनते हुए आ रही। तो पीछे की यही सब बातें हमने की थी। उम्मीद करता हूं कि कुछ भी पूछा जाए, मैं अभी भी कह रहा हूं तुमसे, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में कुछ भी पूछा जाए, जितने भी पैरामीटर्स पढ़े सब कर सकते हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में कुछ भी पूछा जाए हम सब कुछ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में कुछ भी पूछा जाए हम तब भी सब कर सकते हैं। देखिए हम सब वही चीज देख रहे हैं। और देखो भैया, हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन किया था एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v। क्वेश्चन आपको याद है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, यही देखा था कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बताई थी मैंने कि दो बातें, या तो आपसे ये पूछेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, या तो फिर पूछेगा x एज ए फंक्शन ऑफ t। आपको ये चीजें फाइंड करवा सकता है वो। एक्सेलरेशन पूछेगा किसी वेलोसिटी तो फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी किसी x पर पूछे तो फाइंड कर सकते हो, और x एज ए फंक्शन ऑफ t किसी पूछना चाहते हो तो वो भी तुम फाइंड कर सकते हो। और ये कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें आपको मैंने बता रखी हैं। क्योंकि इसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा v dv/dx, और इधर दिया आपके पास
एफ बी, और यहाँ से क्या लिखोगे वी डी वी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो, आंसर हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब जब यहां से ये आ गया तो यहां से क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एज ए फंक्शन, क्या है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आपके पास ये आ गया, इसे क्या लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप इसे इंटीग्रेट कर लो तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी। ये पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, आप देख लेना कि क्या करना है। ये आ गया भैया, क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था कि यहां से एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, तो फिर क्या करोगे, तो दो बातें हैं। एक तो आप यहां से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप यहां से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी भी फाइंड कर सकते हो। वो कैसे जरा समझो, और पीछे कर चुके हैं, ये भी पीछे वाले लेक्चर में क्वेश्चन देखा था। इसे लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स और इज इक्वल डी एक्स। अब देखो वी डी वी इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप यहां से कर लो, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ये निकाल लिया हमने। ये अगर आ गया तो इसे क्या लिख सकते हो आप डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स, कितना बन गया डी एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट कर लो, यहां से क्या आ जाएगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। और देखो भैया एक और देखिए लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, एक और लास्ट वाला बचा है, वो है v एज ए फंक्शन ऑफ x। तो भैया अगर इससे आपको निकालना है तो एक तो डायरेक्ट किसी भी x पर आप ये फाइंड कर लो, दूसरा एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड कर सकते हो आप, दूसरा x एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड कर सकते हो। ये देखिए, तो ये क्या लिखोगे आप v डी वी बाई डी एक्स और इज इक्वल टू एफ एक्स। अब तुम यहां से क्या करोगे, इसका करिए एक बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी करिए x के रेस्पेक्ट में, तो आपका ये आ गया। इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो और v की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो हमारे पास ये बन जाएगा और ये आ जाएगा। इसको कैसे करोगे ये वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, यहां से आ जाएगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी। सारी बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो कुल मिला के हमने इतनी सब कुछ चीजें देखी हैं, बाकी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो वहीं पर रहने दीजिए, जहां पर हमने कराया है वो वहीं पर चीजें समझ लेना। लेकिन जब इस वैरायटी पे दिया जाए, क्योंकि पोजीशन टाइम डिपेंडेंट दिया हो, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट दिया हो, एक्सेलेरेशन टाइम डिपेंडेंट दिया हो, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट दिया हो, एक्सेलेरेशन पोजीशन डिपेंडेंट दिया हो, वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट दिया हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं तो कैसे सोचना है वो मैंने एक साथ बता दिया है। बाकी इंडिविजुअल जिस टॉपिक में मैंने और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं इनको छोड़ के वो आप उन वीडियोस में देख के ही वहीं समझ लेना, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे लेकर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, ओके।